नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियर्स पॉइंट। बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिटरमाइन किया था कि रिएक्शंस कैसे डिटरमाइन करते हैं। दो तरह के हम लोगों ने बीम देखा था। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है ये भी बता दिया था, और दूसरी बात आपका कैंटिलीवर बीम क्या होता है वो भी बता दिया। शॉर्ट में बताया था क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। तो बेटा उसी के आगे हम आज फिर से 3 न्यूमेरिकल में लेके आया हूं। इसमें और भी चीजें हम समझेंगे कि कैसे कंसेप्ट बिल्ड करेंगे और कैसे आपका सॉल्यूशन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है बेटा, उसे नोट कीजिएगा ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं बेटा, है ना। जितने भी न्यूमेरिकल्स में लेके आता हूं उनको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लेके आता हूं ताकि आप लोग इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो इसे नोट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन में बोला है बेटा, आप लोगों ने नोट कर लिया, क्वेश्चन में बोला है कि पी पॉइंट, इस तरह से डायग्राम दिया गया है, ठीक है। ये रोप है बेटा, इस रोप से 50 किलोमीटर का लोड आपका क्या है, हैंग हो रहा है। हैंग हो रहा है मतलब लटका हुआ है। अब और ये जो पुल्ली है ये कैसे बेटा, फ्रिक्शनलेस बोला गया है। ये पुल्ली है, क्यों, ये क्या है आपकी पुल्ली है। पुल्ली कैसे बेटा, फ्रिक्शनलेस है। जब फ्रिक्शनलेस पुल्ली के ऊपर यदि आपकी रोप होती है या कोई भी चैन होती है बेटा, तो चैन में थ्रू आउट दी सेक्शन उस चैन में या रोप में जो लोड होगा वो सेम होगा, है ना। यदि ये 50 किलोमीटर लोड यहाँ पे हैंग कर रहा है इस रोप से, तो इस पूरी रोप में यहां तक बेटा कितना आएगा, 50 किलो न्यूटन का ही लोड आएगा। मतलब यही हो गया शियर फोर्स, है ना। यहाँ पे यदि ये लोड लगा हुआ है इस तरह से P किलो न्यूटन, तो ये ऐसे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा, है ना। क्यों, क्योंकि बेटा जो लोड होता है वो कहां पे जाता है अल्टीमेटली, सपोर्ट के ऊपर। लोड हमेशा कहां पे ट्रांसफर होता है, सपोर्ट के ऊपर। तो सपोर्ट एक ही है बेटा, यहाँ पे देयर इज ओनली वन सपोर्ट एट P पॉइंट। और तो यहाँ पे जो सपोर्ट होगा इसका रिएक्शन कितना हो जाएगा, P वर्टिकल। ये किसके इक्वल होगा बेटा, 50 किलो न्यूटन के इक्वल होगा। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो रिएक्शन जो होगा P पे कितना लगेगा, वर्टिकल रिएक्शन लगेगा। ओनली वर्टिकल रिएक्शन आएगा। क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स है तो वर्टिकल रिएक्शन। यदि लेफ्ट हैंड साइड में होता तो राइट हैंड साइड में आपका फोर्स लगता। तो वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पे आएगा PV। तो PV इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, आपका 50 किलो न्यूटन हो जाएगा, है ना। किसके अकॉर्डिंग बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंग, जितना अपवर्ड उतना डाउनवर्ड। तो यहाँ पे रिएक्शन सिर्फ एक ही है, वर्टिकल रिएक्शन आएगा इस P पॉइंट पे। तो मैंने P वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पे लगा दिया, और ये किसके बराबर होगा, डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा, P किलो न्यूटन को। तो शियर फोर्स कहाँ पे आएगा बेटा, P पॉइंट पे आएगा, है ना। टोटल शियर कहाँ पे होगा, ये 50 किलो न्यूटन कहाँ पे शियर हो जाएगा, इस P पॉइंट पे। तो P मतलब कि शियर फोर्स की वैल्यू जो होगी P पॉइंट पे वो कितनी होगी बेटा, फर्स्ट आंसर मेरा आ गया 50 किलो न्यूटन। ये हो गया मेरा फर्स्ट आंसर। उसने बोला था कि P पे कितना शियर फोर्स होगा, तो यहां तो मैं समझ गया कि 50 किलो न्यूटन फोर्स होगा। अब उसने बोला है बेटा कि स्ट्रेस कितना होगा, P पॉइंट पे स्ट्रेस कितना होगा। तो जो स्ट्रेस होता है बेटा वो हमेशा सेक्शन में होता है। कहां पे होता है, सेक्शन में होता है। और किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। तो इसने ये जो वैल्यू दिया है ब्रैकेट में, ये 0.2 इंटू 0.2 मीटर। एक्चुअल में जो रोप है वो कैसा है बेटा, आपका क्रॉस सेक्शन उसका कैसा है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। 0.2 इंटू 0.2 जो एक क्रॉस सेक्शन उसने गिवन है, तो कैसा क्रॉस सेक्शन है रोप का, कैसा सेक्शन है बेटा, क्रॉस सेक्शन स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। इस तरह से क्रॉस सेक्शन होगा रोप का, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये 0.2 मीटर और ये 0.2 मीटर, इस तरह से क्रॉस सेक्शन है। अब देखिए इसको इस तरह से खींच रहा है, इस तरह से खींच रहा है, मतलब रोप इस तरह से खींच रहा है बेटा, इस तरह से खींच रहा है। इसको मैं यदि ब्रेक करता हूं, कट करता हूं सेक्शन को, इस तरह से रोप को मैंने कट कर दिया, है ना। तो इस तरह से दिखेगा यहाँ पे, है ना। और ये इस तरह से कितना न्यूटन लगेगा बेटा, 50 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है ना। और इसका क्रॉस सेक्शन कितना है बेटा, 0.2 इंटू 0.2, यही है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस एट P पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना हो गया 50 किलो न्यूटन, और एरिया कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2, है ना। तो 50 ये किलो न्यूटन में, और ये नीचे मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना बेटा, 0.04 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यदि मैं आगे सिंप्लीफाई करता हूं तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, 1250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मेरा आंसर आएगा। सिग्मा की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, 1250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज माय आंसर सेकंड। स्ट्रेस कितना होगा P पे, तो मैंने बड़ा सिंपल तरीके से बता दिया कि थ्रू आउट द सेक्शन या थ्रू आउट द रोप जो मेरा लोड होगा वो सेम होगा, क्योंकि फ्रिक्शनलेस आपकी कैसी है, पुल्ली है। यदि फ्रिक्शन क्रिएट होता
तो यदि इधर पुल हो रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करने लगता है, तो फ्रिक्शन फोर्स को माइनस करना पड़ता और वो होता मेरा रिजल्टेंट शियर फोर्स, है ना, वो होता मेरा शियर फोर्स। यहाँ पे रिएक्शन उसके बराबर आती है ना। क्या माइनस कर जाना पड़ता बेटा, मुझे क्या माइनस करना पड़ता, आपको फ्रिक्शन फोर्स को माइनस करना पड़ता। बात समझ में आ रही? वो थोड़ा सा एडवांस है, वो बाद में समझेंगे जब फ्रिक्शन का कोई न्यूमेरिकल आएगा तो मैं वहां पे फ्रिक्शन फोर्स कैसे डिटरमाइन करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये वाला मेरा हो गया एक आंसर। दूसरी बात, अब तीसरा, ये हो गया सेकेंड आंसर मेरा। तीसरा क्या पूछा है उसने कि मूवमेंट कितना होगा पी पॉइंट पे। तो मूवमेंट क्या होता है बेटा, मूवमेंट एट पी करूंगा तो मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है आपका। और ये डिस्टेंस किसके बीच में होती है बेटा, फोर्स और जहां पे मुझे मूवमेंट निकालना है उनके बीच की जो डिस्टेंस है, फोर्स जहां पे लगा है और जिस पॉइंट पे मुझे मूवमेंट निकालना है उनकी दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो और फोर्स, इन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मेरा मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो मूवमेंट एट पी पॉइंट, एमपी मतलब मूवमेंट एट पी पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, फोर्स एक ही फोर्स है यहाँ पे, ये वाला फोर्स तो शियर फोर्स, ये बात की बात है ना। और जिस पॉइंट पे, यदि जिस पॉइंट से फोर्स गुजरता है उस पॉइंट पे मूवमेंट उसकी वजह से नहीं आता है। यदि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, नोट है ना, नोट करके रखना, यदि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जिस पॉइंट से होके गुजरती है उस पॉइंट के ऊपर उस फोर्स की वजह से कोई भी बेंडिंग मोमेंट या मूवमेंट क्रिएट नहीं होता है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो एमपी मूवमेंट एट पी कितना हो जाएगा बेटा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये देखिए इस तरह से, ये क्यू पॉइंट पे इस तरह से, ये क्यू पॉइंट है बेटा, क्यू पॉइंट पे इस तरह से 50 किलोमीटर का लोड लगा हुआ है ना। और ये वाला मेरा यहां तक ये पॉइंट क्या है, पी, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो 50 इंटू यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये 3 मीटर डिस्टेंस है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, 3 मीटर है, क्वेश्चन में गिवन है। यहां से यहां तक 3 मीटर मेरी डिस्टेंस है। तो 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 50 इंटू 3, ये हो जाएगा 150 किलो न्यूटन। फोर्स किलो न्यूटन में, मीटर में आपका डिस्टेंस है, तो किलो न्यूटन मीटर। दिस इज माय राइट आंसर। एक्चुअल में यदि ये क्या होता है, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज बोला रहता तो हम माइनस या प्लस में साइन दिए रहते, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे जैसा है वैसे लिख दो, 50 into 3 150 किलो न्यूटन, है ना। नेगेटिव साइन होगा या पॉजिटिव साइन होगा, ये हॉगिंग या सैगिंग से पता चलता है ना। समझ में आ रही बात? तो या हॉगिंग या सैगिंग, यदि अभी मैं बीम के क्वेश्चंस कराऊंगा वहां पे हॉगिंग और सैगिंग समझा दूंगा कि कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखना है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये इस तरह से फोर्स घूम रहा है तो पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो नेगेटिव होता है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन ये वाला गड़बड़ हो जाएगा। दिस इज नॉट यूनिवर्सल साइन कन्वेंशन, ओके। तो इसको याद नहीं रखना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये तो सिर्फ इक्वेशन में यदि किसी अननोन वैल्यू को निकालना है तो वहां क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलाना। लेकिन यदि आपको प्योरली बात करना है कि पूछा कि नेगेटिव मूवमेंट होगा या पॉजिटिव मूवमेंट होगा, तो वहां पे सैगिंग और हॉगिंग का केस लेके चलेंगे, ठीक है। नहीं तो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाएंगे, माइनस या प्लस में रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो याद में रखना कि जब आपको इक्वेशन सॉल्व करना है, कोई अननोन वैल्यू को निकालना है ना, सिंपल मैकेनिक्स टाइप के क्वेश्चंस हो, तो वहां पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे रिएक्शन हम लेते हैं कहीं पे, मूवमेंट की इक्वेशन ली थी लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने ली थी, तो उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं करना है। तो ये आपको न्यूमेरिकल समझ गया होगा कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो तीनों आपकी वैल्यूज आ गई है, शियर फोर्स आ गया आपका 50 किलो न्यूटन, स्ट्रेस आ गया आपका 1250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और मूवमेंट आ गया आपका 150 किलो न्यूटन मीटर। तो मूवमेंट कैसे निकालते हैं, शियर फोर्स कैसे निकालते हैं, और स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, ये तीन चीजें हम लोगों ने समझी। अब किसी भी प्रकार का यदि क्वेश्चन दे देता है इससे रिलेटेड, तो हम उसे आसानी से इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे नोट कीजिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, नोट कीजिए इसे। चलिए क्वेश्चन लिख लिया बेटा। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम क्या होती है। तो बेटा प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम का मतलब ये होता है कि एक एंड जो होता है फिक्स होता है और अदर एंड पे एक सपोर्ट लगा दिया जाता है, टेम्पररी सपोर्ट लगा होता है। इसलिए लगा होता है ताकि यदि इस बीम में डिफ्लेक्शन आता है, क्योंकि इस बेटा कैंटिलीवर में एक ही सपोर्ट होता है, तो एक ही सपोर्ट की वजह से क्या होता है कि यदि इसके ऊपर लोड आता है तो नीचे क्या होने की कोशिश करते हैं, डिफ्लेक्शन होने का कोशिश होता है ना, डिफ्लेक्शन होने का यहाँ पे चांसेस होता है। तो इस डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो डिफ्लेक्शन ना हो। डिफ्लेक्शन मतलब कि ये बेंड होके नीचे आ जाएगी, है ना, ये जो बीम है इस तरह से बेंड होके नीचे आ जाएगी, तो ऐसा ना हो। तो रिस्क होता है, तो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सपोर्ट लगा देते हैं। तो सपोर्ट लगा देते हैं तो इसी को क्या बोला जाता है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। समझ में आ गई बात? तो यहाँ प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है, तो बोला है कि जो फिक्स सपोर्ट है,
जो फिक्स सपोर्ट होगा कैंटिलीवर बीम का, वहां पे मूवमेंट कितना होगा, बेंडिंग मूवमेंट कितना होगा। तो ऐसे केसेस में बेटा हम डिफ्लेक्शन के फार्मूला यूज करेंगे। अभी डिफ्लेक्शंस के मैंने क्वेश्चंस नहीं कराया हूं, लेकिन यहाँ पे समझ लो कि कैंटिलीवर बीम के लिए डिफ्लेक्शंस के फार्मूले क्या होते हैं। तो जब आपका सिंपली कैंटिलीवर बीम होता है बेटा और इसके ऊपर क्या होता है, यूडीएल लगा होता है, अभी मैंने सपोर्ट नहीं लगाया, तो क्या होता है, बी पॉइंट पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन आएगा, और ए पॉइंट पे तो डिफ्लेक्शन होगा नहीं, क्योंकि यहां से बीम तो टूटने वाली नहीं है ना बेंड होने वाली। ए पॉइंट से कैसे होती है बेटा, एक्चुअल में बेंड इस तरह से होगी, ए से यहां कुछ डिस्टेंस तक डिफ्लेक्शन नहीं होगा बीम में, थोड़े से दूर पे होता है ना बीम, फिक्स बीम में, तो डिफ्लेक्शन बी पॉइंट का होगा। बी पॉइंट ये इधर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से बी डेश, तो यहां से यहां तक जो डिफ्लेक्शन हुआ यही मेरा डेल्टा है। तो डेल्टा इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू होता है बेटा, ये स्मॉल w है और ये लेंथ l है ना, एज्यूम कर ले, तो इसका डिफ्लेक्शन कितना हो जाता है, स्मॉल w l टू द पावर 4, ये कैपिटल L बोलो या स्मॉल l बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे मैं कैपिटल L लिख लिया, स्मॉल w इनटू l टू द पावर 4 अपॉन 8 ei, दिस इज माय डिफ्लेक्शन। ये मेरा डिफ्लेक्शन का फार्मूला होता है। डेल्टा इज इक्वल टू कितना होगा, ये पॉइंट, ये इस पॉइंट तक क्या होगा, शिफ्ट होगा, तो कितना होगा, तो ये डेल्टा होगा, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, w l टू द पावर 4 अपॉन 8 ei, इतना मेरा डिफ्लेक्शन होता है। लेकिन मैं यदि सपोर्ट लगा देता हूं तो इस रिएक्शन की वजह से क्या होगा, इस सपोर्ट की वजह से ये डिफ्लेक्शन होगा क्या, नहीं होगा, तो टोटल डिफ्लेक्शन मेरा बी पॉइंट पे कितना होगा, 0 होगा। बात समझ में आ रही है, तो इसे नोट कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सपोर्ट क्यों लगाया मैंने बेटा, ये जो डेल्टा डिफ्लेक्शन है, ये डेल्टा डिफ्लेक्शन ना हो, मतलब कि टोटल डिफ्लेक्शन बी पॉइंट पे कितना होगा मेरा, 0 होगा, इसीलिए तो मैंने सपोर्ट लगाया था ताकि वो डिफ्लेक्शन ना हो। बात समझ में आ गई, चलिए तो ये इसे नोट कर लीजिएगा। तो क्या होगा, इसको में रिएक्शन आएगा बेटा, सपोर्ट लगा दिया मतलब इसके ऊपर लोड आएगा, तो रिएक्शन आएगा मेरा कितना, r, और मूवमेंट पूछा है मुझे, मैं इसको a पॉइंट दे देता हूं बेटा, इस फिक्स सपोर्ट को, और इस पॉइंट को दे देता हूं b, तो ये rb रिएक्शन आ गया। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है मेरी, l, डिस्टेंस कितनी है बेटा मेरी, l है, मतलब स्पान की जो लेंथ है वो कितनी है, l है, और ऊपर में यूडीएल लोड लगा हुआ है। यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो थ्रू आउट द सेक्शन कैसा होता है बेटा, कांस्टेंट होता है, बराबर वैल्यू होती है हर पॉइंट पे, है ना। तो पूरे स्पान पे आपका W यूनिट पर मीटर का आपका यूडीएल लगा हुआ है। तो चलिए मूवमेंट निकालना, तो मूवमेंट निकालने के पहले मुझे इस RB की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी जाके मैं मूवमेंट निकाल पाऊंगा A के। तो RB की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल डिफ्लेक्शन, सम ऑफ डिफ्लेक्शन एट B पॉइंट इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 0 होगा, है ना। इसको ब्रैकेट में करना, सम ऑफ टोटल डिफ्लेक्शन एट B इज इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा, इसकी वजह से कितना हुआ था, w l टू द पावर 4 अपॉन 8 ei, किसकी वजह से बेटा, इस यूडीएल की वजह से डाउनवर्ड। अब इसकी वजह से अपवर्ड होगा, तो माइनस अपवर्ड क्या होता है बेटा, डिफ्लेक्शन। देखिए कैंटिलीवर में क्या होता है बेटा, जब आपका पॉइंट लोड लगा होता है और फिक्स बीम होती है ना, यदि P लगा है, इसके लिए डेल्टा जो होगा, इसके लिए जो डेल्टा होगा बेटा, पॉइंट लोड के लिए L डिस्टेंस है, तो ये होता है PL³ अपॉन थ्राइस EI। दिस इज माय फार्मूला। यहां पे मैं क्या लगाऊंगा, यहां तो बेटा P नहीं है, यहां पे क्या है, R है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, RB इनटू L का क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा, थ्राइस EI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 0, है ना। P की जगह मैंने क्या कर दिया, R पुट कर दिया, और ये अपवर्ड है ना, तो एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड फोर्स की वजह से W l टू द पावर 4 8ei, और अपवर्ड फोर्स की वजह से मैंने ले लिया RB इनटू L³ अपॉन थ्राइस EI। मतलब देखिए ये पॉजिटिव लिया था यहाँ पे, वैसे डिफ्लेक्शन नेगेटिव होता है क्योंकि नीचे डाउनवर्ड होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने नेगेटिव को पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव को नेगेटिव लिया। इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको माइनस कर सकते हैं, इसको प्लस कर सकते हैं, ये अपवर्ड है तो प्लस, और ये यूडीएल क्या है, डाउनवर्ड फोर्स है, तो इसकी वजह से माइनस, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, देखिए तो क्या हो जाएगा, W l टू द पावर 4, स्मॉल w है ना, 8 ei इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूं इसको बेटा, RB इनटू L³ अपॉन थ्राइस EI, लिख सकता हूं, EI से EI कैंसिल, है ना, L टू द पावर से L³ कैंसिल, एक L बचेगा बस। तो यहां से RB इज इक्वल टू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3WL अपॉन हो जाएगा 8, तो ये मेरी RB की वैल्यू आ जाएगी। बहुत आसान है, RB की वैल्यू मैंने आसानी से आपको निकाल के बताई कि कैसे मैं RB की वैल्यू निकालूंगा। तो ये फार्मूला मेन होता है, बेसिक कांसेप्ट, टोटल डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एट B पॉइंट इज 0 ड्यू टू प्रॉप्ड। इसी को क्या बोला जाता है बेटा, इसी को क्या बोला जाता है, प्रॉप्ड।
है ना। इस प्रॉपर्टी की वजह से डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, बी पॉइंट पे इस पॉइंट का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। कैसे होगा मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसे नोट कीजिएगा, इसके आगे मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूं बेटा मूवमेंट कितना होगा इस ए पॉइंट पे। तो मूवमेंट एट ए पॉइंट क्यों, क्योंकि ये फिक्स है, फिक्स पॉइंट पे मूवमेंट आता है, तो कितना हो जाएगा, ये अपवर्ड फोर्स है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना। कैसा है बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो देखिए तो आरबी इनटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, एल, और ये बेटा देखो यूडीएल का टोटल लोड क्या होगा, देखो W पर मीटर में लगा, 1 मीटर में W लगा तो टोटल लेंथ में कितना लगेगा, W इंटू एल। तो W इंटू एल ये हो गया मेरा टोटल लोड इस यूडीएल का, इसके सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस, तो ये हो जाएगी बेटा L/2, होगी क्या नहीं होगी। ये होता है मूवमेंट, इस तरह से मूवमेंट डिटरमाइन करते हैं यूडीएल का। यूडीएल का क्या करते हैं, टोटल लोड ले लेते हैं, तो टोटल लोड यूडीएल का कितना होगा, W इंटू एल होगा, क्योंकि जितनी स्पान में लगा है उससे मल्टीप्लाई कर दो यूडीएल में, तो टोटल लोड निकल के आ जाता है यूडीएल का, और उसके सेंटर से जिस पॉइंट पे मूवमेंट चाहिए वहां तक की डिस्टेंस मेजरमेंट कर लो, ठीक है। तो यहां से यहां तक का लोड हो गया मेरा इस यूडीएल का W इंटू एल, और इसके सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, L डिस्टेंस है, तो इसके सेंटर से हाफ हो जाएगी, तो L/2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए बेटा ये बीम को इस तरह से घुमाएगा, यदि बीम को इस तरह से घुमाएगा, देखिए ये लोड कैसे घुमाएगा बेटा, ये अपवर्ड लोड है, ये वाला जो लोड है आरबी, ये इस तरह से बीम को घुमाएगा, तो ये कैसा शेप बन रहा है बेटा, ये कैसा शेप बन रहा है, कॉन्वेक्स, या यही होता है बेटा सैगिंग, यही क्या होता है, सैगिंग शेप। तो जब सैगिंग शेप बनता है तो मेरा मूवमेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ऐसा शेप बनेगा। किसी भी केस में यदि बीम इस तरह से शेप क्या कर ले आपका डिजाइन कर रही है, तो उस केस में आप पॉजिटिव मूवमेंट लेना है, तो ये हो जाएगा मेरा पॉजिटिव और ये हो जाएगा मेरा नेगेटिव, समझ गए, इस पॉइंट को भी लिख लेना, और ये हो जाएगा मेरा नेगेटिव W, क्यों, क्योंकि ये बेटा बीम को इस तरह से घुमाने की कोशिश करेगा, ऊपर से WL लोड लगेगा ये, तो बीम को इस तरह से घुमाने की कोशिश करेगा, तो एक कॉन्केव बनेगा शेप, कैसा शेप बनेगा बेटा, कॉन्केव, और कॉन्केव शेप को क्या बोला जाता है, हॉगिंग, और हॉगिंग मूवमेंट कैसा होता है आपका, माइनस। तो ये होता है मेरा यूनिवर्सल साइन कन्वेंशन, मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया है, आप लोग इसको थोड़ा सा देख लेना होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आरबी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा मेरी 3WL/8 इंटू एल प्लस ए माइनस होगा माइनस WL² डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3WL² डिवाइड बाय 8 माइनस WL² बाय 2, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, कॉमन निकाल लेते हैं, तो 8 कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3WL² माइनस 4WL², तो यहां बच जाएगा कितना, माइनस WL² बाय 8। दिस इज माय राइट आंसर। तो निगेटिव में आएगा बेटा, क्योंकि कैंटिलीवर का जो मूवमेंट होता है बीम का वो हमेशा हॉगिंग मूवमेंट होता है, इस पॉइंट को भी नोट कर ले, है ना। कैंटिलीवर बीम में जितने भी मूवमेंट आते हैं वो कैसे आते हैं बेटा, हॉगिंग मूवमेंट ही आते हैं। तो हॉगिंग मूवमेंट क्यों आया, क्योंकि देखिए डाउनवर्ड होता है, लोड कैसा होता है बेटा, डाउनवर्ड हमेशा, है ना। इसमें तो डाउनवर्ड होगा तो बीम को इस तरह से घुमाने की कोशिश करेगा, ना बीम को इस तरह से मोड़ने की कोशिश करेगा ये, ठीक है। तो कैसा शेप बनेगा मेरा, अल्टीमेटली कॉन्केव शेप भी बनेगा, मतलब हॉगिंग शेप भी बनेगा। तो हॉगिंग शेप बन गया मतलब मेरा मूवमेंट कैसा होगा, नेगेटिव होगा, इसीलिए देखिए ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ चुका है, WL² बाय 8, है ना। इसी के आगे लिख लूं, दिख रहा है बेटा, देखिए नहीं दिख रहा, ये देखिए इसकी इक्वल क्या आएगा, माइनस WL² बाय 8। दिस इज माय राइट आंसर। तो बेटा आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए न्यूमेरिकल्स लेंगे और बात करते हैं नए कांसेप्ट्स की, और भी जो न्यूमेरिकल्स होंगे, टफ से टफ न्यूमेरिकल्स होंगे, उनको भी सॉल्व करके देखेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तो शेयर करें, क्योंकि मैं आपको बहुत आसान लैंग्वेज में बताता हूं और पसंद जरूर आएगा आपको जब आप इसे अच्छे से ध्यान से पूरे वीडियो को आप देखेंगे, और सारे पॉइंट्स आप नोट जरूर किया करें। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।